हमारे अखबार के भी सबसे डॉक्टर साहब प्लीज लुक हियर ऑल ऑफ यू यस थैंक यू ओके थैंक यू सर। हमारे आईएमएस बीएचयू में इसका अच्छे से स्थापित विभाग है जिसे कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग कहते हैं और वहाँ पर हमारे चिकित्सक गणों की अच्छी टीम है और वहाँ पर जो अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं, मशीनें हैं, जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की मशीन वो भी है। साथ में जो एक्सरे विभाग है जिसे रेडियोलॉजी विभाग कहते हैं, वहाँ पर सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, चेस्ट वगैरह है। तो जितनी भी अत्याधुनिक चीज़ें होती हैं सब कुछ अवेलेबल हमारे आईएमएस में, उसका लाभ उठाया जा सकता है। अच्छा, आम बीमारी जो है लोगों के लिए खर्राटे की जी, इस तरह की बीमारी का शिकार व्यक्ति आपके बीएचयू में जाता है जी, उससे क्या व्यवस्था है इलाज की? हाँ उसकी व्यवस्था है। वहाँ पर स्लीप एपनिया लैब उन्होंने बना रखी है जिसमें कि एक दिन के लिए मरीज को भर्ती करके उसके जो निर्धारित टेस्ट होते हैं वो करते हैं और इसके बाद में क्या किया जाता है वो अब जैसा अभी सर ने भी बताया फिर उचित उपचार किया जाता है। तो कैसे उसका उपचार हो उसके बारे में पूरी व्यवस्था है वहाँ पर। हम लोग रेस्पिरेटरी क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस हमेशा लास्ट वीक ऑफ द जून में मनाते हैं और डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या है, तो ये हमारे लिए और खुशी की बात है। और रेस्पिरेटरी क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये है कि हम कम समय में कितना अधिक अच्छा नॉलेज दे सकते हैं चेस्ट बीमारियों के संबंध में। हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, अभी तक 35 से ज़्यादा एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं विभिन्न जगहों से और आज हमारे साथ टीम भी है और जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से आई हुई है उन सब के साथ हम रूबरू हो गए। अभी हम इस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बीमारियों के बारे में, सांस की बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी मरीजों के इलाज करने के लिए। धन्यवाद। अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स में भी देखे हैं कि हमें कम से कम 60,000 पेड़ भी लगाने पड़ेंगे और हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी उसको मेंटेन करके, उसको सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने की। और साथ साथ यही नहीं है, हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि और अन्य कारणों से हम पोल्यूशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तभी जाके हम इसको रोल आउट कर पाएंगे और सबका सहयोग होगा और हम आगे स्वस्थ रहेंगे। सर, एक जनरल सवाल है कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है पूरे वातावरण में, उस पोल्यूशन से श्वास रोग बढ़ता है, उससे आदमी अवेयर तो हो रहा है लेकिन कैसे बचे वो? प्रदूषण से सिर्फ सांस रोग नहीं बढ़ता है, प्रदूषण के और बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, जैसे कि ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। प्रदूषण क्या होता है बेसिकली? प्रदूषण में आते हैं डस्ट आती है, टॉक्सिक गैसेस आती हैं। सो ये जब हम सब इनहेल करते हैं हमारे लंग्स के अंदर जाती हैं तो वो एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ट्रिगर ऑफ करती हैं जिसकी वजह से पूरे शरीर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से हार्ट के ऊपर असर आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकते हैं, लंग्स में कैंसर बन सकता है, एस्मा बन सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बन सकती हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें बच्चे जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है उसकी भी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकते हैं। तो बहुत इम्पैक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। इस सवाल है कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है पूरे वातावरण में, उस पोल्यूशन से श्वास रोग बढ़ता है, उससे आदमी अवेयर तो हो रहा है लेकिन कैसे बचे वो? प्रदूषण से सिर्फ सांस रोग नहीं बढ़ता है, प्रदूषण के और बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, जैसे कि ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। प्रदूषण क्या होता है बेसिकली? प्रदूषण में आते हैं डस्ट आती है, टॉक्सिक गैसेस आती हैं। सो ये जब हम सब इनहेल करते हैं हमारे लंग्स के अंदर जाती है तो वो एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ट्रिगर ऑफ करती है जिसकी वजह से पूरे शरीर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से हार्ट के ऊपर असर आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकते हैं, लंग्स में कैंसर बन सकता है, एस्मा बन सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बन सकती हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें बच्चे जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है उसकी भी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकते हैं। तो बहुत इम्पैक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके लिए आपके जो आईएमएस बीएचयू में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या व्यवस्था है? हमारे आईएमएस बीएचयू में इसका अच्छे से स्थापित विभाग है जिसे कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग कहते हैं और वहाँ पर हमारे चिकित्सक गणों की अच्छी टीम है और वहाँ पर जो अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं, मशीनें हैं, जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की मशीन वो भी है। साथ में जो एक्सरे विभाग है जिसे रेडियोलॉजी विभाग कहते हैं, वहाँ पर सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, चेस्ट वगैरह है। तो जितनी भी अत्याधुनिक चीज़ें होती हैं सब कुछ अवेलेबल हमारे आईएमएस में, उसका लाभ उठाया जा सकता है। अच्छा, आम बीमारी जो है लोगों के लिए खर्राटे की, तो इस तरह की बीमारी का शिकार व्यक्ति आपके बीएचयू में जाता है तो उससे क्या व्यवस्था है इलाज की? हाँ उसकी व्यवस्था है, वहाँ पर स्लीप एपनिया लैब उन्होंने बना रखी है
जिसमें कि एक दिन के लिए मरीज को भर्ती करके उसके जो निर्धारित टेस्ट होते हैं वो करते हैं और इसके बाद में क्या किया जाता है वो अब जैसा अभी सर ने भी बताया फिर उचित उपचार किया जाता है। कैसे उसका उपचार हो उसके बारे में पूरी व्यवस्था है वहाँ पर। से अस्थमा दमा बढ़ रहा है और उसके पीछे प्रमुख कारण जो आ रहा है वो प्रदूषण आ रहा है। इसके लिए आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से प्रिकॉशन हो, आम आदमी जो एकदम लेमैन आदमी। देखिए, जैसे यहाँ पे एक कंसेप्ट पूरा आप ग्रीन का भी देख रहे हैं, तो आम आदमी को भी इस ग्रीन रेवोल्यूशन में सहयोग करना पड़ेगा। और अभी भी जैसे बार बार आपने कई बार अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स में भी देखे हैं कि हमें कम से कम 60,000 पेड़ भी लगाने पड़ेंगे और हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी हो उसको मेंटेन करके उसको सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने की। और साथ साथ यही नहीं है, हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि और अन्य कारणों से हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तभी जाके हम इसको रोल आउट कर पाएंगे और सबका सहयोग होगा और हम आगे स्वस्थ रहेंगे। जैसा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी होता है, वैसा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी होता है, वैसा इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी करके एक फील्ड पिछले 10 से 20 साल में बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है। इसमें मेन जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं, एंडोस्कोपी जो की जाती है वो है लंग्स की एंडोस्कोपी। उसमें 2 प्रकार के एंडोस्कोपी होते हैं, एक ब्रोंकोस्कोपी होती है और दूसरा एक प्लूरोस्कोपी करके एंडोस्कोपी की जाती है। अभी जो ब्रोंकोस्कोपी है वो जो एक रेगुलर ब्रोंकोस्कोपी जो है वो उसे हर छोटे छोटे शहर में, छोटे तालुका प्लेस में भी की जाती है और उसका डायग्नोस्टिक वैल्यू बहुत है। अब बहुत सारे जो डिजीजेज है जो खाली एक अनुमान के ऊपर ट्रीट किए जाते थे, जैसे कि टीबी है, उसका अगर हम ब्रोंकोस्कोपी करें तो उसका सही डायग्नोसिस हो सकता है। ब्रोंकोस्कोपी करने से वेदर वो टीबी जो है वो सेंसिटिव टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, इसमें बहुत हेल्प होती है। अभी ब्रोंकोस्कोपी के आगे भी बहुत रेगुलर ब्रोंकोस्कोपी के आगे भी बहुत डेवलपमेंट्स हुई है। ब्रोंकोस्कोपी में ईबस होता है जो कहते हैं कि एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, जो ईबस कहते हैं, ईबस टीबीएनए कंक्लूजन कर देते हैं भाई। तो ईबस टीबीएनए करके है, जो छाती में जो गांठ है उसकी बायोप्सी की जाती है। उसमें छाती की गांठ की अक्सर मोस्ट टीबी जो एक मोस्ट कॉमन डिजीज है वो हिसाब से अनुमान से ट्रीटमेंट होती थी। अभी ईबस के वजह से वो जो छाती में गांठ है वो टीबी की गांठ है, कैंसर की गांठ है, सार्कोड की गांठ है, इसके बारे में भी पता है। Thank you, sir. Study Conference 24, and to say how grateful to word of the famed renowned faculties present today. Our 2 faculties are missing, Dr. Rajadas and Dr. Deepak Kamal, but our special faculties present here, our chief guest, Dr. S.N. Sankhwar, sir, please come on, guys. Please. Sir, Dr. Sandeep Chaudhary, sir, Kalyan. Dr. Vivek Nagia, sir, please. हैप्पी डॉक्टर्स डे। हैप्पी डॉक्टर्स डे। थोड़ा सा डॉक्टर विवेक प्रशांत आइए। सर सर आगे सर आइए सर प्लीज सर आइए। टोटली ये अंडर कंट्रोल रखी जा सकती है, बशर्ते आपका निदान सही हो जाए, बशर्ते आप जो भी दवाएं डॉक्टर लोग बताते हैं उसको कायदे से लिया जाए। शुरुआती पहचान क्या है? जैसे मैं बस दोनों के शुरुआती में सांस का अटैक पड़ता है, खासकर जब मौसम बदलता है तो बढ़ जाता है, और ऐसी बीमारी मोस्टली क्योंकि मतलब एलर्जिक होती है तो फैमिलीज में भी जिसको हम लोग कहते हैं लंग फाइब्रोसिस, और लंग की फाइब्रोसिस से कई सारे फैक्टर होते हैं, जिसमें मेडिसिन से भी फाइब्रोसिस हो जाती है, कुछ डिजीजें होती हैं उसके कारण होती है, और कुछ इन्फेक्शन डिजीजें भी होती हैं उसके कारण हो सकती हैं। पर एक तरह से ये बीमारी सांस फूलने की बीमारी है, दमा से मिलती जुलती बीमारी है लेकिन दमा नहीं है। इसमें लंग्स का
जो PFT अगर हम करते हैं तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होता है जिसमें मूवमेंट लंग्स का बहुत कम हो जाता है, और इसका इलाज न किया जाए तो सांस लगातार फूलती रहती है और आगे ऑक्सीजन जैसी जरूरत पड़ने लगती है। तो ILD की बीमारी के लिए जो डायग्नोसिस बनानी होती है, स्पेशली हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट से और एक HRCT थोरेक्स से ये सबसे एक बेसिक डायग्नोसिस बना लेते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। कई सारे और टेक्निक है जिसके द्वारा पता कर सकते हैं कि ILD बीमारी या लंग फाइब्रोसिस में क्या स्थिति है और कैसे हम पहचानें। इसकी मेडिसिन एक्चुअली एक तरह से इसको लंग्स का गठिया भी बोला जाता है, आर्थराइटिस भी बोला जाता है, और कई सारी ऐसी डिजीज होती हैं उसके कारण ये प्रॉब्लम लंग्स में सबमिट भी हो जाती है। तो इस बीमारी का पता करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट है चेस्ट स्पेशलिस्ट वो थोड़ा जल्दी पता कर लेते हैं अपेक्षा के जनरल प्रैक्टिस। of Study Clinical Campus 24, and to say how grateful to word of the renowned faculties present today. Our two faculties are missing, Dr. Radhadas and Dr. Deepak Kamal, but our special faculties present here, our chief guest, Dr. S.N. Sankhwal, sir, please come on, guys. Please. Sir, Dr. Sandeep Chaudhary, sir, Talia. डॉक्टर विवेक नागिया सर प्लीज। तक प्रॉबिलिटी होती है कि बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। टीबी और एस्मा में फर्क ये होता है या कोई भी और क्रॉनिक डिजीज में फर्क ये होता है कि टीबी एक इन्फेक्शन है जिसकी हमें संभावना है कि पूरी 100% खत्म हो जाएगी अगर आपने ट्रीटमेंट रेगुलरली लिया है तो, और बैक्टीरिया जो है सेंसिटिव है तो। बल्कि एस्मा, COPD जैसी बीमारियां जो होती है वो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जिनको अंडर कंट्रोल रखना पड़ता है कंटिन्यूअसली। रेगुलर ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, उनके लिए रेगुलर ट्रीटमेंट चलता है। ऐसे ही एस्मा, COPD, दमा, इन सब के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, छुपी हुई टीबी की जानकारी हम आधुनिक तरीके से कैसे लें? छुपी हुई टीबी में भी दो प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे आपने बोला। एक लेटेंट टीबी होती है, जब हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी होती है उस बैक्टीरिया को उस जगह पे सप्रेस कर देती है, उसको रोक देती है ताकि आगे ना बढ़े। उसको लेटेंट टीबी कहा जाता है। पर जब ये अपनी किसी भी कारण की वजह से आपकी इम्यूनिटी लो होती है या जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो उस स्थिति में इन्फेक्शन पनपने लगती है। लेटेंट टीबी को पहचानने के लिए तो टेस्ट आते हैं, स्किन के टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं जिनसे पता लग सकता है। और टीबी जो बीमारी बन गई है उसको पहचानने के लिए काफी टेस्ट है, आगे एक्सरे है, CT स्कैन है, बलगम की जांचें हैं, हम अंदर से दूरबीन की जांच करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। अगर कोई ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें EBUS करके उसमें से मटेरियल निकाल सकते हैं। आपने बोला कि आधुनिक तरीके क्या हैं, आधुनिक तरीकों में बहुत तरीके हो गए हैं। अब हम लोग ये प्रचार करते हैं कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ लक्षण के बेसिस पे या सिर्फ एक एक्सरे की पिक्चर के बेसिस पे नहीं शुरू करना चाहिए। हमें उसकी तय तक जाना चाहिए, पहचानना चाहिए कि एक के टीबी है कि नहीं है, कंफर्म करके उसके बाद टीबी किस प्रकार की है, साधारण टीबी है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, और उसके हिसाब से फिर इलाज करना चाहिए। लेकिन अस्थमा का जो वर्ड है वो हमारे देश में दमा से ही उसको इक्वेट किया जाता है, और अस्थमा ऐसा है, अस्थमा में लोगों की सांस फूलती है, दमा में भी लोगों की बीमारी तो एक है, लेकिन लोगों में भ्रांतियां बहुत है। बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे कहावत है ना, दमा दम के संग जाता है, तो वो कहावत गलत नहीं है, लेकिन ये है बीमारी अब ऐसी है आज के जमाने में कि टोटली ये अंडर कंट्रोल रखी जा सकती है, बशर्ते आपका निदान सही हो जाए, बशर्ते आप जो भी दवाएं डॉक्टर लोग बताते हैं उसको कायदे से लिया जाए। दोनों की शुरुआती पहचान क्या है? जैसे मैं बस दोनों के शुरुआती में सांस का अटैक पड़ता है,
खासकर जब मौसम बदलता है तो बढ़ जाता है। और ऐसी बीमारी मोस्टली चूंकि मतलब एलर्जिक होती है तो फैमिलीज में भी, उनके माता पिता में भी इन्हीं में से ये बीमारी पाई जाने की संभावना रहती है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात नहीं है, और जो मैं तो ये कहता हूँ, वो जो कहावत थी वो ठीक है। बीमारी को जैसे मैं ट्यूबरकुलोसिस से इक्वेट करता हूँ। हमें पता है कि ट्यूबरकुलोसिस अगर 6 महीने का इलाज कर ले तो शायद हम भी नहीं बता पाएंगे उसको बाद में उसको टीबी हुई। लेकिन ये दमा की बीमारी थोड़ी चलती है, रहती है, लेकिन परेशान नहीं करती है, बशर्ते दवा को कायदे से लिया जाए। भ्रांति क्या है, जैसे तकलीफ दूर होती है तो दवाई लोग छोड़ देते हैं और उसमें फिर परेशान होते हैं, अस्पताल में भी जाते हैं, मृत्यु भी होती है। तो सब तरह की चीजें देखी गई हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि दवा ठीक से करिए तो बिल्कुल आप जीवन बिता सकते हैं।